नमस्कार। आज हम एक अहम शख्सियत पर मिली जानकारी को समझने की कोशिश करेंगे। मोहम्मद सिनवार, जो हाल ही में मारे गए हमास के गाजा नेता थे। नमस्कार। हाँ, हमारे पास उनके जीवन, हमास में उनकी क्या भूमिका थी और उनके अंत से जुड़ी कुछ ज़रूरी बातें हैं। तो चलिए इन्हीं जानकारियों को खंगालते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि मोहम्मद सिनवार आखिर थे कौन, हमास के अंदर उनका क्या कद था और उनकी मौत के मायने क्या हैं। बिल्कुल। तो शुरुआत उनके परिचय से करते हैं। पूरा नाम मोहम्मद इब्राहिम हसन सिनवार। हाँ, जन्म 16 सितंबर 1975, गाजा के खान यूनिस शरणार्थी शिविर में। और उन्हें लोग अबू इब्राहिम के नाम से जानते थे। कभी-कभी द शैडो भी कहा जाता था। द शैडो, शायद इसलिए क्योंकि वो पर्दे के पीछे रहकर काम करते थे, ज्यादा सामने नहीं आते थे। हाँ, लगता तो यही है। उनकी कार्यशैली काफी गुप्त थी। और एक और अहम बात, उनका पारिवारिक कनेक्शन है। आप याह्या सिनवार की बात कर रहे हैं? जी, हमास के जो बहुत लंबे समय तक नेता रहे, याह्या सिनवार, ये उनके छोटे भाई थे। अच्छा। इनका परिवार असल में मज्जल से विस्थापित हुआ था, जो आजकल इजराइल में एश्कलोन शहर है। तो ये जो भाई का कनेक्शन है, ये शायद उनके शुरुआती दिनों में, मतलब हमास में आगे बढ़ने में मददगार रहा होगा। जाहिर है। और इसी पृष्ठभूमि के साथ वो हमास की जो सैन्य शाखा है, इज़ अल दीन अल क़स्सम ब्रिगेड, उसमें शामिल हुए। ये शायद 1980 के दशक के अंत की बात है। हाँ, और 2005 आते-आते वो खान यूनिस में कमांडर के पद तक पहुंच गए थे। लेकिन ये सफ़र आसान नहीं था, उन्हें जेल भी जाना पड़ा। जी हाँ, 1991 में इजरायली सेना, मतलब आईडीएफ ने उन्हें हिरासत में लिया था, करीब 9 महीने के लिए। और उसके बाद फिलिस्तीनी अथॉरिटी की जेल में भी रहे लगभग 3 साल। 3 साल। लेकिन वहां से तो वो भाग निकले थे शायद। हाँ, 2000 में वो वहां से फरार हो गए थे। और फिर आता है 2006 का गिलाद शालित ऑपरेशन। हाँ, वो इजरायली सैनिक का अपहरण, उसमें इनकी क्या भूमिका थी? में उस अपहरण के मुख्य योजनाकारों में से एक माना जाता है। और इसी ऑपरेशन की वजह से बाद में कैदियों की एक बहुत बड़ी अदला बदली हुई थी। और उसी अदला बदली में उनके भाई याह्या सिनवार भी रिहा हुए थे, है ना? बिल्कुल। तो ये घटना दिखाती है कि उनकी प्लानिंग और उसे अंजाम देने की क्षमता क्या थी। मतलब एक तरह से इसने हमास में उनका कद और बढ़ा दिया। तो क्या हम कह सकते हैं कि इस ऑपरेशन के बाद वो हमास के सैन्य नेतृत्व में एक बड़े खिलाड़ी बन गए? काफी हद तक। इसके बाद वो कस्साम ब्रिगेड के जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के सदस्य बने, मतलब हमास के मिलिट्री विंग के टॉप रणनीतिकारों में से एक। ओह। फिर जुलाई 2024 में जब मोहम्मद देफ की मौत हुई तो उन्होंने कमान संभाली। और फिर अक्टूबर 2024 में जब उनके भाई याह्या सिनवार मारे गए तो वो गाजा में हमास के सबसे बड़े नेता बन गए। उनकी अपनी सैन्य छवि भी काफी मजबूत बताई जाती है। सुना है कि कई बार उन पर जानलेवा हमले हुए और वो बच निकले। हाँ, ऐसा कहा जाता है कि कम से कम 6 बार इजराइल ने उन्हें मारने की कोशिश की। हवाई हमले हुए, स्नाइपर से निशाना साधा गया, यहाँ तक कि एक बार उनके घर के नीचे सुरंग में बम लगाने की भी कोशिश हुई थी। 6 बार? ये तो कमाल है। हाँ, दिखाता है कि वो कितने सावधान थे, या शायद किस्मत वाले भी। वो बहुत ज्यादा सामने नहीं आते थे, जैसा हमने कहा, द शैडो। सार्वजनिक तौर पर तो शायद ही कभी दिखे हों। हाँ, एक वीडियो का जिक्र आता है दिसंबर 2023 का, किसी सुरंग का, शायद उसमें वो दिखे थे। जी। और जो विश्लेषक हैं उनका मानना था कि वो अपने भाई याह्या की तुलना में ज्यादा कट्टर थे, सिद्धांतवादी थे और कम लचीले थे। इसका मतलब बातचीत या समझौते की गुंजाइश उनके रहते और कम हो गई थी। शायद ऐसा ही। और जो मौजूदा संघर्ष है उसमें 7 अक्टूबर 2023 के जो हमले हुए, उसमें भी उनकी भूमिका मानी जाती है, या तो मुख्य योजनाकार या सह योजनाकार के तौर पर, जो उनके ऑपरेशनल महत्व को और पुख्ता करता है। अच्छा, अब उनके अंत पर आते हैं। उनकी मृत्यु कैसे हुई? वो 13 मई 2025 को खान यूनिस में, वहाँ यूरोपीय अस्पताल के नीचे एक भूमिगत कमांड सेंटर था, उस पर एक हवाई हमला हुआ। और उसी हमले में उनकी मौत हुई? जी, लेकिन इसकी पुष्टि होने में थोड़ा वक्त लगा। आईडीएफ ने पहले 21 मई को कहा कि शायद वो मारे गए हैं। फिर प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने 28 मई को इस बात को और बल दिया। और पक्की खबर कब आई? पक्की खबर आई 8 जून को, जब डीएनए सबूतों से ये बात साफ हो गई। क्या उस हमले में और भी लोग मारे गए थे? हाँ, वो अकेले नहीं थे। रिपोर्टों के मुताबिक कमांडर मोहम्मद शबाना समेत करीब 26 से 28 और लोग भी उस हमले में मारे गए थे। तो ये हमास के लिए, खासकर गाजा में उनके नेतृत्व के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। तो फिर लीडरशिप का क्या हुआ? अक्टूबर 2024 में वो याह्या सिनवार की जगह आए थे, उनके बाद कौन? उनकी मौत के बाद इज़लदीन अल हदाद ने गाजा में हमास और कस्साम ब्रिगेड दोनों का नेतृत्व संभाला है। मोहम्मद सिनवार का क्या महत्व था संगठन के लिए,
खासकर याहिया की मौत के बाद? देखिए, याह्या सिनवार की मौत के बाद हमास को फिर से संगठित करने में उनकी अहम भूमिका मानी जाती है। लड़ाकों को इकट्ठा करना, और ये भी कहा जाता था कि उन्होंने मानवीय सहायता का इस्तेमाल नई भर्तियों के लिए किया। अच्छा। उन्हें अंदरूनी तौर पर याह्या से भी ज्यादा क्रूर और कट्टर माना जाता था। वो सैन्य अभियानों पर ज्यादा जोर देते थे, बातचीत में कम यकीन रखते थे। तो उनकी मौत से क्या गाजा में हमास का जो ज़मीनी ढांचा है वो और कमज़ोर हुआ है? क्या अब ताकत बाहर बैठे नेताओं के हाथ में जा रही है? ऐसा लगता तो है। विश्लेषकों का यही मानना है कि देखिए, संगठन का ढांचा शायद अभी भी है, लेकिन एक के बाद एक बड़े जमीनी नेताओं के मारे जाने से असली ताकत और फैसले लेने की क्षमता शायद अब बाहर बैठे नेताओं की तरफ जा रही है। तो अगर हम सार देखें, मोहम्मद सिनवार हमास के एक बहुत पुराने, अनुभवी, गुप्त लेकिन बेहद अहम कमांडर थे। बंधक बनाने की योजनाओं से लेकर गाजा पर शासन चलाने तक उनकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण रही। बिल्कुल। और मई 2025 में उनकी मौत, जैसा हमने कहा, हमास के स्थानीय नेतृत्व के लिए एक और बड़ा झटका है। इसका असर यही हो सकता है कि गाजा में जमीनी कंट्रोल कम हो और बाहर बैठे नेताओं का प्रभाव और बढ़ जाए। हाँ, उनकी कहानी सोचने पे मजबूर करती है कि किसी भी संगठन के लिए उसका जमीनी नेतृत्व कितना मायने रखता है, और जब वो चेहरे हटते हैं तो ताकत का जो संतुलन है वो कैसे और किस तरफ शिफ्ट होता है। निश्चित रूप से। और ये सवाल भी खड़ा होता है कि नेतृत्व में ये जो बदलाव आ रहा है, खासकर जब ताकत बाहर की तरफ जा रही हो, तो ये हमास की आने वाली रणनीतियों को, उनके एक्शन को कैसे प्रभावित करेगा, ये देखना दिलचस्प